हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है इसमें बेसिकली हम ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री के 10th चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के बारे में देखेंगे। जो बेसिकली चैप्टर है यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने किस तरह से सारी चीजों को संभाला और कैसे एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया और भारत पर शासन करा। जैसे अगर हम देखें तो जो भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश रहा। जो ये उपनिवेश वर्ड यूज किया जाता है ये बेसिकली गुलाम के लिए यूज किया जाता है। उपनिवेश बनने का मतलब क्या है कि हम किसी के गुलाम बन गए। और भारत क्या है, 1757 से 1947 तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा। उपनिवेश का मतलब किस चीज से हो गया, गुलाम से। अब दूसरी चीज कि अंग्रेज पहली बार जब भारत में आए तो वो 1608 सूरत में आए थे। और इनके आने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ट्रेड, व्यापार, कि हमें भारत के साथ व्यापार करना है। देखिए, आप अगर देखेंगे तो 16th सेंचुरी के बाद कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। डच की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, पुर्तगाल की। और उन सबके नाम में एक नाम कॉमन है, जो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ ब्रिटिश की नहीं है। इसके अलावा जितने भी यूरोपीय देशों की कंपनियां आई उन सबके नाम में ये चीज कॉमन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक इसी प्रकार अंग्रेज पहली बार भारत आए 1608 में। किस जगह पर आए, सूरत में। सूरत में ये लोग अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते थे ताकि ये कच्चे माल को यहाँ पर कन्वर्ट कर सके एक वस्तु में। बट सूरत में ये फेल हो गए लगाने में। तो इन्होंने क्या करा, अपना पहला कारखाना या अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, साउथ में। और बंगाल पहला क्षेत्र था जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार स्थापित किया। देखिए, बंगाल को अधिकार स्थापित करने के लिए इन्होंने दो युद्ध लड़े। एक 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा और एक 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। ये दो युद्ध ऐसे थे जिनको जीतने के बाद बंगाल पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो चुका था। और बंगाल में ही अंग्रेजों ने अलग अलग व्यवस्थाओं की स्टार्ट करी, जिसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट और उसके साथ साथ भू राजस्व प्रणाली थी। अब इसी चैप्टर को आगे लेके जाएं तो इसमें देखते हैं कि पहली बार स्थायी बंदोबस्त लाया गया। स्थायी बंदोबस्त क्या है, बेसिकली एक भू राजस्व प्रणाली है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो कि 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अब देखिए हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय लोग ईमानदार है प्लस मेहनती भी हैं। तो इनको फ्री फंड की एक इनकम देखी गई, क्यों ना हम इनसे टैक्स ले बढ़ा चढ़ाकर। तो इसीलिए इन्होंने क्या लागू करा, भू राजस्व प्रणाली। और भू राजस्व प्रणाली का भी नाम क्या है, स्थायी बंदोबस्त। इसी स्थायी बंदोबस्त को ईस्ट मरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चाहे आप स्थायी बंदोबस्त बोले चाहे ईस्ट मरारी बंदोबस्त बोले, इसमें हुआ क्या कि टैक्स सिस्टम के लिए टॉप पर कौन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में कई सारे जमींदार अपॉइंट कर लिए। जमींदार वो लोग माने गए जो गांव वालों से टैक्स इकट्ठा करते थे। अब देखिए, गांव वाले टैक्स किसको दे रहे हैं, जमींदार। जमींदार किसको जाकर दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसीलिए क्या हुआ कि जमींदार वर्ग इस राजस्व प्रणाली के आते ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब इनको जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, सूर्यास्त विधि का नियम लागू कर दिया। सूर्यास्त विधि के नियम में क्या हुआ कि आपको एक फिक्स डेट पर और फिक्स टाइम पर टैक्स लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। जमींदारी में दो चीजें हैं, इनका टैक्स वसूलने का अधिकार और इनके कंट्रोल में जितनी भी प्रॉपर्टी आती है वो। तो इस तरीके से स्थायी बंदोबस्त या ईसमरारी व्यवस्था पूरी तरह से बंगाल में लागू हुई और वो सही तरीके से चलने लग गई। अब अगर आप देखें तो जब ये बंदोबस्त बनाया गया या ये व्यवस्था बनाई गई, इसके उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, कंपनी क्या थी कि राजस्व की राशि नियमित रूप से प्राप्त करना चाहती थी। द कंपनी कैन गेट रेगुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि कंपनी को टाइम पर एक फिक्स अमाउंट थोड़ा सा रेवेन्यू के रूप में मिलता रहे। उसके अलावा कंपनी चाहती थी कृषि भारत में बहुत अच्छी हो रही है और ये ज्यादा अच्छी हो सके, कृषि में निवेश बढ़ सके, इसीलिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और दूसरी तरफ 1770 में जो बंगाल में संकट आया, उस समय जो ब्रिटिशर्स ने टैक्स माफ करा, जो भी उन्होंने नुकसान सहा उसको पूरा किया जाए। कंपनसेशन फॉर द लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द रूरल क्राइसिस ऑफ बंगाल इन 1770। 1770 में देखिए ग्रामीण संकट आ गया, बेसिकली यहाँ पर खेती वगैरह पूरी तरह से ठप हो गई। तो अंग्रेजों ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए टैक्स माफ कर दिया कि चलो हम नहीं ले रहे आपसे टैक्स।
उस टाइम पे थोड़ी बहुत सबको सहायता भी दी। तो उस टाइम पर जो उनका नुकसान हुआ, जो उन्होंने पैसा वगैरह गंवाया, तो उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त लागू करने के परिणाम अगर आप देखोगे, तो सबसे ज्यादा जो लाभ मिला वो मिला जमींदारों को। किसको मिला? जमींदारों को। लैंडलॉर्ड्स गॉट द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम। और दूसरी तरफ जो जमींदार थे, वो भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए थे। अगर आप पूरे बंगाल की जमीन देखेंगे, तो उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 75% जमीनें जो थी वो इनको बांट दी थी कि हाँ जी, ये जमीनें आप रखिए, इस पे खेती करवाइए, हमें टैक्स ला के दीजिए। और कंपनी को भी फायदा हुआ, क्योंकि कंपनी को हर साल क्या है, एक फिक्स इनकम मिल रही है। लेकिन अगर आप हानि देखोगे, सबसे ज्यादा नुकसान किसको मिला? कृषकों को मिला। क्यों? क्योंकि टैक्स जो था बहुत हाई था, और वो टैक्स तो भरते थे लेकिन दिन दिन गरीब होते जा रहे थे। और उसके साथ साथ जब टैक्स भरना इनसे छूट गया, जब इनके पास पैसा ही नहीं बचा टैक्स भरने के लिए, तब ये लोग क्या है, इनकी जमीनें छीन ली गई। तो स्थायी बंदोबस्त एक तरफ से आप देखेंगे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए, उस कंपनी के लिए, प्लस जो जमींदार है उन जमींदारों के लिए, इन दोनों के लिए तो क्या हुई, एक लाभ साबित हुई। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कृषकों की बात करते हैं, तो कृषकों के लिए क्या साबित हुई? एक नुकसान। उसके अलावा आगे देखते हैं। तो देखिए, होता क्या था कि कई बार स्टार्टिंग में जब सारी चीजें सही चल रही थी, तो जमींदारों ने देखा कि हमारी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। तो अब एक टाइम ऐसा आ गया 1810 के आसपास, कि जमींदार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टाइम पर टैक्स नहीं भर पा रहे। अब ऐसा रीजन क्या है इसके लिए, कि जमींदार राजस्व की राशि भुगतान में क्यों चूक जाते थे? एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। रीजन इज, पहला क्या है, प्रारंभिक मांगों का ऊंचा होना, हाई इनिशियल डिमांड। जो इसमें टैक्स फिक्स किया गया था, टैक्स रेट जो फिक्स किया गया था, वो टैक्स रेट बहुत ज्यादा था। और टैक्स रेट ज्यादा होने से फायदा, स्टार्टिंग में तो किसानों ने पे करा, बट बाद में उनके पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके अलावा किसान जो चीजें उगाते थे, उपज जो होता था, जो प्रोड्यूस होता था, वो कम कीमतों पर जमींदार खरीदते थे। और अगर जमींदार कम कीमतों पर खरीद रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या था कि किसानों के पास पैसा नहीं जाता था। और अगर किसानों पर पैसा नहीं जाता था, तो वो लोग टैक्स नहीं भर पाते थे। अब जमींदार को टैक्स नहीं मिलेगा, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी सबमिट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आता है असमान राजस्व। असमान राजस्व का मतलब किस चीज से रहता है, कि हर एरिया का टैक्स जो था वो अलग अलग था, उत्पादन के आधार पर था। स्टार्टिंग में जब टैक्स फिक्स किया जा रहा था, उस समय तो देखा गया कि जिन एरियाज का उत्पादन ज्यादा है, वहां पर टैक्स भी क्या कर दो, ज्यादा फिक्स कर दो। जिन एरियाज का उत्पादन क्या है, कम है, वहां पर टैक्स कम फिक्स कर दो। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, जिन एरियाज का ज्यादा उत्पादन था, वहां पर समय के साथ कम उत्पादन होना शुरू हुआ। तो बाद में क्या है, उस एरिया से टैक्स मिलना भी बंद हो गया। और उसके अलावा कई बार तो जमींदार लालची हो जाते थे, स्वयं का लालच, कि भाई हम नहीं भरेंगे तो क्या होगा, हमारी संपत्ति नीलाम तो होगी, और नीलामी से हम इजीली बचा सकते हैं। तो ये चार चीजें हैं। तो जो प्रारंभिक मांगों का ऊंचे होने की हम बात करते हैं, चीज याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग की बात है। जब 1793 में ये सिस्टम लागू किया गया, तो उस समय यहाँ पर जो टैक्स फिक्स किया था बहुत ज्यादा था। उसके अलावा उपज की कीमतें तो कम है। नेक्स्ट देखें, तो जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण रखते थे। जैसा कि रूल था, कि अगर जमींदार टाइम पर टैक्स नहीं भरेगा, तो उसकी जमींदारी क्या की जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी, ऑक्शन कर दी जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि इनको ऑक्शन से बचाना, यानी नीलामी से बचाना, और जिम्मेदारियों पर नियंत्रण रखना, दोनों का मतलब सेम है। ये चीज याद रखिएगा, दो चीजें एक साथ बताई जाती हैं। जमींदार अपनी जिम्मेदारियों पर नियंत्रण कैसे रखते थे, और अपनी संपत्ति को नीलाम होने से कैसे बचाते थे। तो इसमें पहला तो क्या है कि महिलाओं के नाम संपत्ति। जब लगता है जमींदारों की भाई मेरे पास टैक्स आया नहीं, मैं सबमिट कर नहीं पाऊंगा, तो वो महिलाओं अपने परिवार की किसी भी महिला के नाम पर संपत्ति कर सकता था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूल था कि जितनी भी प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर होगी, उसे कभी भी नीलाम नहीं किया जाएगा। उसके अलावा सेकंड रहता है फर्जी बिक्री। अब मान लीजिए कोई जमींदार अपनी प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम नहीं कर पाया, तो उसका ऑप्शन क्या बचता है, फर्जी बिक्री का। कि जिस दिन ऑक्शन हो रहा होगा, नीलामी हो रही होगी, ये अपने वफादार नौकरों को क्या करेगा, अच्छे कपड़े पहनाकर भेज देगा नौकर को। वो नौकर ऊंची बोली लगाएगा, और बाद में भुगतान करने से मना कर देगा। और ये प्रक्रिया क्या है, बार बार रिपीट करते रहेंगे अंग्रेज। जब नौकर पैसा नहीं दे पा रहा, तो दूसरी बार नीलामी होगी, तीसरी बार होगी। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। और इन दी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी भी थक हार कर पुराने वाले जमींदार को ही वापस जमींदारी दे देती थी। तीसरा रहता है लठियारों की सहायता से। लठियार का मतलब क्या है, अट्टे कट्टे लोग, जैसे बाउंसर्स टाइप। कि जब अगर मान लीजिए जमीन बिक गई, आपकी जमींदारी बिक गई, तो जो भी नया जमींदार आएगा उसे मार पीट कर लठियारों की सहायता से भगा दिया जाएगा।
और उसके अलावा रहता है आपका रैयतों का जमींदारों से लगाव। जब आप रैयतों के जमींदारों से लगाव की बात करते हैं, तो जो रैयत होते थे ना, ये भावनात्मक रूप से पुराने वाले के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ मानते थे। तो इसी वजह से रैयत भी नए नए जमींदार जो आते थे, उनको उनके एरिया में एंटर करने नहीं देते थे, यानी ये पूरी तरह से उनका विरोध करते थे नए जमींदारों का। नेक्स्ट आता है इसमें जोतदार वर्ग। देखिए, बंगाल में एक कैटेगरी बहुत तेजी से उभरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। एक तरफ जहां पर जमींदार वर्ग बहुत ताकतवर बन रहा है, उसी टाइम पीरियड के बीच में टेनेंट क्लास या फिर जोतदार क्लास एक उभर कर आई। जोतदार वर्ग जो है, बेसिकली कुछ बेसिक चीजें देखेंगे कि पहले तो ये धनी किसानों का वर्ग है। जोतदार वर्ग भी क्या है, किसान, लेकिन कैसे, धनी। दूसरी चीज, इनके पास धन दौलत बहुत होती थी, पुश्तैनी संपत्ति के मालिक हुआ करते थे, और ये गांव में ही निवास करते थे, जिसकी वजह से इनका स्थानीय साहूकार और व्यापार पर नियंत्रण था। यानी जो भी आसपास के गांव के जितने भी साहूकार हैं जो उधार वगैरह दे रहे हैं, व्यापार में जो फसलों की कीमतें निर्धारित हो रही हैं, उन पर इनका पूरा नियंत्रण होता था। और ये चीज याद रखिएगा, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि जोतदार वर्ग है क्या, किसान ही है। इसीलिए क्या है, रैयतों को यानी किसानों को सपोर्ट करते थे और जमींदारों का विरोध करते थे। जमींदारों का विरोध कई तरीके से, लाइक अगर कहीं जरूरत भी पड़ गई तो ये लोग जमींदारों को मार पीट के भगाते भी थे। उसके साथ साथ ये पढ़े लिखे वर्ग हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित वर्ग था। इसीलिए उस टाइम पर जो जुडिशरी का सबसे बड़ा यूनिट था, जिसे हम उस टाइम पर कचहरी के रूप में जानते थे, तो कचहरी में ये लोग डायरेक्ट शिकायत करते थे जमींदारों की। और उसके अलावा ये साहसी व्यक्तित्व वाले लोग होते थे, करेजियस पर्सनैलिटीज हुआ करती थी इनकी। इसी ये डरते नहीं थे, निडर हुआ करते थे। और इन्होंने काफी सारे एरियाज में हवलदार, गाठीदार, इन नामों से भी जाना जाता था। उसके अलावा आगे देखें तो इसमें रहता है संथाल और पहाड़िया की आजीविका। देखिए, बंगाल की एक लोकेशन रहती है जिसका नाम क्या है, राजमहल। ठीक है, राजमहल कोई जगह बताई जा रही है, ये कोई राजा महाराजा वाला महल नहीं है, जगह का नाम है राजमहल। तो राजमहल में कुछ पहाड़ियां हुआ करती थी। उन पहाड़ियों पर दो समुदाय रहते थे, एक था संथाल, एक था पहाड़िया समुदाय। अब देखिए, पहाड़िया लोग जो है वो पहाड़ी की ऊपर की तरफ रहते थे, और जो निचला हिस्सा था, तलहटी वाला हिस्सा था, वहां पे कौन रहता था, संथाल। द पहाड़िया कम्युनिटी was settled in higher up in the hills, and the संथाल community settled at the foothills of the hills। यानी निचले हिस्से में कौन रह रहा है, संथाल, ऊपरी हिस्से में कौन है, पहाड़िया। राजमहल इलाका हो गया, इसके आसपास की जो पहाड़ी है, इसमें ऊपर में कौन रह रहा है, पहाड़िया समुदाय, नीचे कौन रह रहा है, संथाल समुदाय। देखिए, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, दोनों क्या है, दूसरे से अलग है, और इनके ना सिंबल भी बताए जाते हैं। जैसे संथाल जो लोग हुआ करते थे, ये बेसिकली हल इनका प्रतीक माना गया था, और पहाड़ी लोग जो है इनका प्रतीक माना गया था कुदाल को। ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं नॉर्मली। अगर इनकी डिटेल में बात करें, तो जैसे जो पहाड़ी समुदाय है, राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे, लिव्ड इन द हिल्स ऑफ द राजमहल। इस जगह को ये लोग निजी संपत्ति मानते थे, जहाँ पे लोग रहते थे जंगलों में। दे कंसिडर दिस प्लेस एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। अब देखिए, पर्सनल प्रॉपर्टी मानने के बाद अब कुछ चीजें ऐसी थी कि अगर कोई इनके एरिया से गुजरता था, तो ये लोग उससे पत्थर या फिर टोल लिया करते थे कि हाँ जी, आप हमारे इलाके से जा रहे हो, हमें दो टाइप पैसे। और अगर ऐसा मना करा देता था कोई भी व्यक्ति ने देने से पैसे, तो ये लोग उसके साथ लूट पाट कर लेते थे, लूट लेते थे उसको। और इन लोगों के पास कोई स्थायी जीविका नहीं थी, इसीलिए क्या, ये लोग झूम खेती करते थे। झूम कल्टीवेशन इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, और इनकी दो फसलें हैं, बाजरा और ज्वार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइलेंट एंड ज्वार। उसके अलावा रेशम और काठ कोयला, ये दो सबसे बड़ी इनकी व्यापारिक मद है, ट्रेडिंग आइटम्स है, सबसे ज्यादा व्यापारी ये इन्हीं दो चीजों का करते थे। अब एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने अंग्रेजों तक को भी बहुत परेशान कर दिया। इनफैक्ट अंग्रेजों का एक व्यक्ति आया था, फ्रांसिस बुकानन, तो इन्होंने उसको भी मार पीट कर भगा दिया था। और उस चक्कर में इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने परेशान होकर इनसे 1780 में पहाड़िया समुदाय को अपनी जेब से पैसा देना या वार्षिक भत्ता देना शुरू कर दिया, कि ये लोग शांति से रह सकें। और ये जिस व्यक्ति ने स्टार्ट करा था, उसका नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड। ये अंग्रेजों का एक कलेक्टर था। इसी ने इस आइडिया को इनिशिएट किया था कि हाँ, अगर पहाड़िया समुदाय को हम साल में एक बार पैसा देना शुरू कर दें, तो ये हमारे लोगों को तंग करना बंद कर देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट रहता है संथाल समुदाय की आजीविका। अब देखिए, जो संथाल समुदाय है, संथाल कम्युनिटी है, थोड़ी सी अच्छी है।
पहाड़ी समुदाय की तुलना में इनका जीवन कैसा है, स्थायी है, एक परमानेंट इनके पास लेवलीहुड है, इनकी आजीविका है। इनका जो एरिया था, जो तलहटी वाला इलाका था, उस इलाके को कहा जाता था दामिने को। दामिने को देखिए एमसीक्यू में पूछा जाता है, दामिने को क्या था, सिंपल सा संथाल समुदाय का रहने की जगह, लिविंग प्लेस ऑफ संथाल कम्युनिटी। और ये जिस जगह पर रहते थे वो एरिया कौन सा था, तलहटी वाला लोअर हिल्स का एरिया था। उसके अलावा ये लोग अच्छे थे, टाइम पर ये लोग टैक्स दिया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, सर्टेनली यूज टू पे टैक्स। ये लोग स्थायी कृषि करते थे, व्यापारिक कृषि करते थे, चावल कपास इनकी मुख्य फसल है, ये लोग उगा के बेचे, राइस एंड कॉटन। लेकिन देखिए एक टाइम ऐसा आया था कि संथालों की जिंदगी थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो गई थी। तो 1855-56 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब अगर आप देखें इन दोनों में फर्क देखें, पहाड़ी समुदाय क्या है, बहुत ज्यादा क्रूर है। आप अगर पहाड़ी समुदाय को देखेंगे क्या है, क्रूर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखते हैं किसको, संथालों को, तो ये अच्छे लोग हैं, लाइक टाइम पर टैक्स भी पे कर रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या कि संथालों ने विद्रोह करा कब, 1855-56 में। अब रीजन क्या था कि ये लोग टाइम पर टैक्स भर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। इनकी भूमि पर बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स लगाया जा रहा है। इन लोगों ने फिर भी कुछ नहीं कहा, इन लोगों ने साहूकारों से कर्जा लिया, टैक्स भर दिया। लेकिन साहूकारों ने बेईमानी कर दी कि इनकी जो टैक्स हुआ करता था उसमें जो ब्याज लगता था, जो इंटरेस्ट लगता था, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में लगाना शुरू करा। संथालों के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा दोनों टाइप की होने लग गई। संथालों को सबसे ज्यादा अगर परेशान किसी ने करा तो एक तरफ तो था ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे जमींदार। ये दो कम्युनिटी ऐसी है जिन्होंने संथालों को बहुत ज्यादा परेशान करा। और एक दिन ऐसा आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों ने मिलकर इनके दामिने को यानी इनके रहने वाली जगह पर कब्जा कर लिया। तो वहां पर संथालों ने इनफ इज इनफ करके लड़ाई स्टार्ट कर दी, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक विद्रोह का ही चित्र है उस टाइम पे। अब इसमें आप देखें कि जब ये विद्रोह हुआ तो ये संथालों की दृष्टि से पूरी तरह से सफल हुआ, क्योंकि इसी विद्रोह के बाद इनको 5500 किलोमीटर की जमीन मिली, जहां पर जो सिर्फ और सिर्फ इनकी थी और जो पूरी तरह से क्या थी, टैक्स फ्री, कि इनको उस जमीन का टैक्स देना नहीं होता था। ये चीज याद रखिएगा कि संथाल समुदाय ने विद्रोह कब करा, 1855-56 में, और ये विद्रोह क्या है, सफल है। क्यों, क्योंकि इनको इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 5500 वर्ग किलोमीटर की इनको जमीन मिलती है, जो कि क्या थी, टैक्स फ्री। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखें तो रहता है दक्कन दंगा। देखिए दक्कन दंगा, दक्कन क्या है, एक जगह, ठीक है, जो आपका महाराष्ट्र के पास का इलाका है। और यहाँ पर पूना की सूपा मंडी में ये दक्कन दंगा हुआ। अब साहूकारों की बेईमानी का परिणाम था। देखिए साहूकारों ने क्या कर रखा था, एक स्थिति थी कि साहूकार इनसे ना किसी को भी अगर उधार देते थे, किसानों वगैरह को, तो एक भाड़ा पत्र साइन करवाते थे। भाड़ा पत्र मीन्स एक एग्रीमेंट। अब होता क्या था कि अगर किसान भाड़ा पत्र पर साइन कर रहा है पैसे लेने के बाद कि 10 साल के लिए बाद पैसे दूंगा, तो ये लोग उसका भाड़ा पत्र फाड़ देते, 10 साल की जगह 10 महीने लिखकर किसी का भी अंगूठा लगवा देते थे। अब उस टाइम पर टेक्नोलॉजी है नहीं कि पता लग सके अंगूठा सही है, सही बंदे का है या नहीं है। तो इसलिए होता क्या था कि साहूकार बेईमानी करते थे, और जो भी रैयत होते थे उन रैयतों की जमीनों को ये लोग हड़प रहे थे बहुत टाइम से। अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के पास जब इसमें शिकायतें गई हैं, तो अंग्रेजों ने एक कानून भी बनाया 1859 में, जो कि 1859 का परिसीमन कानून था। परिसीमन कानून में क्या हुआ कि जो ये भाड़ा पत्र है इसको 2 साल के लिए वैलिड किया गया। अब इस कानून का, परिसीमन कानून का ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसानों को बचाया जाए, जो कृषक वर्ग है उनकी सहायता की जाए। लेकिन जो साहूकार है, जमींदार वर्ग है, इन लोगों ने इस कानून को भी अपने हित में कर लिया। क्यों, क्योंकि 2 साल का एग्रीमेंट हो रहा है, ये लोग 1 साल और 11 महीने होते ही क्या करते थे, नया एग्रीमेंट बनवाते थे। तो जिस चक्कर में जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी रह गई, और इन्होंने नए वाले भाड़ा पत्र का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और 1859 का जो परिसीमन कानून बना, इसका भी इन्होंने दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज से लेकर परेशान हो गए कौन, रैयत। और एक दिन हुआ क्या कि इन्होंने पूना की सूपा मंडी में हमला कर दिया। पूना की जो सूपा मंडी है, ये बेसिकली साहूकारों का केंद्र हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर सारे कृषक गए और जाकर वहां पर हमला कर दिया और विद्रोह या दक्कन दंगा स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इस पूरे दक्कन दंगे में एक्टिविटीज क्या क्या हुई हैं कि कृषकों द्वारा साहूकारों पर हमला किया गया, उसके साथ साथ साहूकारों के घरों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया, बही खाते जलाए गए, लेजर्स या फिर आप कह सकते हो
अकाउंट्स के जो रजिस्टर्स थे वो जला दिए गए, ये साहूकार को पता ही ना लगे किससे कितना लेना है। लेकिन ये धीरे धीरे ये दंगा बहुत ज्यादा फैल गया, और अगर आप टोटल एरिया की बात करते हो तो 6500 वर्ग किलोमीटर में ये फैल गया। जब ये दक्कन दंगा सब कुछ शांत हो गया तो 1875 के ही एंड में यहाँ पर एक जांच आयोग बनाया गया। देखिए जांच आयोग में ना एक चीज बहुत सिंपल थी, कि जांच आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें एक चीज क्लियर हो गया कि अंग्रेज इस दंगे के किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है। अंग्रेजों की वजह से दंगा नहीं हुआ, ये जो दंगा हुआ है सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, कृषक और उसके साथ साथ जो साहूकार हैं उन दो की वजह से। अंग्रेजों का इसमें कोई रोल नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट में क्या आता है कि देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपनी विजय स्थापित करी तो उसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम भारत में करती थी उन कामों पर ब्रिटेन से नजर रखी जा रही थी। अब हुआ क्या कि 1760 से नजर रख रहे हैं, 1770 में पड़ गया था बंगाल में ग्रामीण संकट, जिस चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करा। ब्रिटेन को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, बेईमान हो गई। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि जब भी ब्रिटेन से कोई भी कमेटी आएगी इनको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी उसको कि आप क्या क्या कर रहे हो। इसी चक्कर में भारत से ब्रिटेन रिपोर्ट जानी शुरू हुई। ऐसे ही करते करते पहली रिपोर्ट गई, फिर उसके बाद दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, लेकिन चार में किसी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई पांचवी रिपोर्ट में। तो इसी हम पांचवी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि पांचवी रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि इसका जिक्र आ रहा है, बाकी चार का नहीं आ रहा। इसमें अगर आप देखते हैं तो पहली बात तो जो रिपोर्ट बनाई गई, ये बनाई गई 1813 में। कब बनाई गई, 1813 में। और ये पेश भी कहाँ पर हुई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब ये जो रिपोर्ट थी ये 1002 पेजेस में थी, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि इसमें 800 से ज्यादा रैयत और जमींदारों की अर्जियां हैं, इसमें एप्लीकेशंस है। अब उसमें हुआ क्या कि एक रिपोर्ट बन रही है, उसमें से भी 800 से ज्यादा क्या रैयत और जमींदार एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हाँ जी ईस्ट इंडिया कंपनी ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। और जब ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में खुली तो इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना होने शुरू हो गई। ब्रिटेन में सबको लगने लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ तो गलत कर रही है भारत में। इसी के चलते अगर आप इसके परिणाम आप देखेंगे, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का विरोध शुरू हुआ। देखिए जब 1757 और 1764 जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये दो युद्ध जीते तो ब्रिटेन के राजा ने खुश होकर इनको मोनोपोली दी। मोनोपोली या एक अधिकार का मतलब क्या होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोई भी अधिकार आ जाए। मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, इसका मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले पूरे भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया। लेकिन अब क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब रिपोर्ट गई, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वहां पर देखा गया कि भाई ये लोग तो ठीक से काम कर ही नहीं रहे। तो सब कह रहे हैं कि भाई इनकी जो मोनोपोली है, इनका जो एक अधिकार है, इसको खत्म करो और इसको समाप्त कर दो और इसकी जगह कोई दूसरी कंपनी भारत जाएगी। उसके अलावा भारत में कंपनी के द्वारा जितने भी काम किए गए थे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, सबकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में आलोचना शुरू हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से जो लाभ मिल रहा था ना, उस लाभ के वितरण की मांग हो गई कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, बेईमान हो गई है, इससे इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इसका जो प्रॉफिट है सबके साथ शेयर करवाओ। लेकिन इन दी एंड हुआ क्या, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खाली वार्निंग दे दी कि हाँ जी थोड़ा सा अपनी हरकतों को संभाल लो, अगली बार ऐसा हुआ तो हम आपके सारे अधिकार छीन लेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि 1813 में से वार्निंग मिल गई और 1857 में फिर से एक बार लड़ाई हुई भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 में खत्म हो गया और भारत का कंट्रोल पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। आप ये कह सकते हो कि 1757 से 1857 तक भारत एक कंपनी का गुलाम है और 1857 से 1947 तक भारत ब्रिटिश क्राउन का गुलाम रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।